नमस्कार, मैं कनक तिवारी। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने के लिए आए हैं जिसमें तहसीलदार के प्रेम जाल में फंसी एक महिला सिपाही की निर्मम हत्या कैसे की जाती है। अजब प्रेम की गजब कहानी। दुनिया घटनाओं से भरी हुई है और ऐसी घटनाएं होती हैं कभी कभी जो खुद को अंदर तक झकझोर के रख देती हैं। इस घटना की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2022। रुचि चौधरी नाम की एक लड़की पुलिस मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत होती है। रोज की तरह वह अपनी ड्यूटी पर आती है, रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जाती है। 12 फरवरी को वो दैनिक की भांति रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आई और शाम को ऑफिस खत्म करके करीब 6 बजे वो अपने स्कूटी से लखनऊ में ही एक मोहल्ला है अर्जुनगंज, ये सुल्तानपुर रोड पर मोहल्ला पड़ता है अर्जुनगंज, वहाँ इसने एक रूम किराए से ले रखा था। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपनी स्कूटी से अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में इसकी भाभी का फ़ोन आता है इसके पास। भाभी पूछती हैं कहाँ हो। भाभी से कहती है कि मैं अभी स्कूटी चला रही हूँ, रूम पर पहुँच के बात करते हैं। करीब 1-1.5 घंटे बाद इसकी भाभी फिर इसे फ़ोन करती है। फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। भाभी को लगा होगा कि फ़ोन पूरे दिन ऑफिस में रही है, डाउन हो गया होगा या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा या खाना बना रही होगी, फ़ोन ऑफ कर दिया होगा। भाभी फिर रात में करीब 10 बजे फ़ोन करती है, फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ होकर जाता है। उसकी भाभी को लगा रुचि चौधरी की कि शायद थक गई होगी, सो गई होगी। ये घटना 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार की बात बता रहा हूँ। रात में भाभी उसकी फ्री होती हैं, रात के 11 बजे एक बार और ट्राई करती हैं, फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अमूमन कभी भी ऐसा नहीं होता था। उसकी भाभी को लगा थक गई होगी इसलिए सो गई होगी। भाभी ने उसकी अगले दिन सुबह 8 बजे करीब फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। फिर 10:30 बजे करीब फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। 11 बजे फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। पूरे दोपहर तक 12 बजे तक उसको कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही जाता रहा। रुचि चौधरी के साथ एक महिला सिपाही और कार्य करती थी उसी मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में। उसकी भाभी से उसकी बात होती थी। जब कभी फ्रेंड सर्किल में उसके थी, जब वो अपनी भाभी से बात किया करती थी तो उससे भी कराया करती होगी। इसी कारण से रुचि चौधरी की भाभी के पास उसका नंबर और उसके पास रुचि चौधरी का नंबर था। वो पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा था, ऐसा कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है रुचि का, और कभी भी ऐसा अमूमन होता नहीं है। रुचि चौधरी की वो मित्र अपने फ़ोन से उसका फ़ोन कई बार ट्राई करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। उसके सर्किल में जानने पहचानने वाले जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। शाम को जब ड्यूटी खत्म होती है तो रुचि चौधरी की मित्र अर्जुनगंज स्थित उसके आवास पर भी जाकर देखती है, जहां उसे ताला लगा हुआ मिलता है। मकान मालिक से पता करने पर पता चलता है कि वो नहीं आई, पूरी रात नहीं आई और अभी तक नहीं आई है। जब 1-2 दिन की छुट्टी हुआ करती है तो वो अपने घर गृह जनपद बिजनौर चली जाया करती है। संडे होने के बावजूद भी उस दिन ऑफिस खुला था क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी। चुनाव के चलते हर विभाग की, खासतौर पुलिस विभाग की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शाम को जब उसके घर पे जाने के बाद उसकी मित्र को ये सब पता चला कि नहीं आई तो उसने एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा और रुचि चौधरी का फ़ोटो लगाकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी भी जुड़े थे। फेसबुक पर पोस्ट कर दिया गया कि फला फला लड़की जिसको पता चले कहाँ है सूचित करे, लेकिन कोई भी उसका सुराग नहीं लगता है। इसके उल्टा रुचि चौधरी की उस मित्र पर पुलिस विभाग के जब उच्चाधिकारी देखते हैं कि पुलिस विभाग की एक लड़की गायब है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को बताने की जगह पर उसकी सूचना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दी जा रही है, इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। पुलिस विभाग के
अधिकारी रुचि चौधरी की उस मित्र को अनुशासनहीनता का एक नोटिस जारी करते हैं कि बताओ तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि तुमने अनुशासनहीनता की है, और उससे निश्चित समय में जवाब देने के लिए कह दिया गया। इधर रुचि चौधरी का परिवार काफ़ी परेशान हो रहा था, क्योंकि ना ही उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा था। इधर उसका परिवार भी 12 तारीख को शाम को वो लापता होती है, 13 तारीख बीत जाती है, कुछ भी कोई पुलिस विभाग के द्वारा या किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि वो पुलिस विभाग में कार्य करने वाली एक महिला कांस्टेबल थी। अगले दिन उसका परिवार भी लखनऊ आ जाता है और जगह जगह पुलिस के दफ्तरों में, पुलिस चौकी, पुलिस थानों पर दौड़ भाग करने लगते हैं। बेचारे दिन रात प्रयास करने लगते हैं कि कैसे भी हमारी बेटी का पता हमको चल जाए, लेकिन उनको कोई पता नहीं चलता। तभी पुलिस को 112 नंबर पर एक सूचना दी जाती है 16 फरवरी को कि लखनऊ में कल्ली माती नाले में एक लाश पड़ी है। पुलिस सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचती है, लाश को नाले से निकलवाया जाता है और पीजीआई के पोस्टमार्टम हाउस में पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। उस लाश का शिनाख्त लावारिस के रूप में की गई और पोस्टमार्टम भी लावारिस के रूप में किया गया। इधर रुचि चौधरी का परिवार भटक रहा था कि कैसे भी किसी भी प्रकार से कोई सूचना, कोई सुराग, कुछ पता चले, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। इधर वो जब जगह जगह विभिन्न पुलिस दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्हीं के क्षेत्र का एक पुलिस कर्मचारी उनके परिवार वालों को मिलता है, रुचि चौधरी के परिवार वालों को मिलता है। कहता है एक लाश कल्ली माती नाले में पीजीआई के सामने मिली है, एक बार आप पीजीआई पोस्टमार्टम हाउस जाकर देख लें, हो सकता है कि वो रुचि चौधरी हो। ये भी शंका आपके मन से मिट जानी चाहिए। उनका परिवार आनन फानन में तुरंत बिना देर लगाए पहुंच जाता है पीजीआई के पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम हाउस में जब वो उस लाश को देखते हैं तो पूरा परिवार बदहवास हो जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह लाश रुचि चौधरी की थी। रुचि चौधरी पुलिस विभाग में कार्यरत एक महिला सिपाही थी, जवान थी, और उसकी ऐसे हत्या या उसकी ऐसे मृत्यु सबको संदेह के घेरे में ला रही थी। जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इनका परिवार चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तो अमूमन पोस्टमार्टम हाउस में दुर्घटनाएं जो होती हैं वहीं सब जाते हैं, इसलिए वहाँ पत्रकार भी भटकते रहते हैं। काफ़ी पत्रकार वहाँ मौजूद रहते हैं हर समय। ऐसा उस दिन भी हुआ जब ये रोने, चीखने, चिल्लाने लगे, तब पत्रकारों ने पूछा क्या है, कैसे है, तो पूरी बात बताई कि हमारी बिटिया पुलिस विभाग में कार्यरत थी और ऐसे ऐसे उसकी लाश मिली है और ये है। अगले दिन की सुर्खियों में यह घटना छप कर आती है। आनन फानन में पुलिस विभाग तुरंत एफआईआर कराता है और एफआईआर में कोई भी ऐसी बात नहीं कहता है कि जिससे इस केस को मजबूती मिले। लेकिन दिन प्रतिदिन मीडिया का, सोशल मीडिया का और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का आए दिन फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक मुहिम जैसी चल गई कि रुचि चौधरी को न्याय दो। जब ये सब होने लगा तो पुलिस के अधिकारी एक्टिव हुए। साइबर सेल, क्राइम ब्रांच को एक्टिव किया गया। साइबर सेल ने रुचि चौधरी का मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। क्राइम ब्रांच ने विभिन्न पहलुओं से जांच करने की कोशिश की। जब पुलिस ने रुचि चौधरी के मोबाइल की सीडीआर निकाली तो वो पता किया गया कि लास्ट में किससे बात की। तो रुचि चौधरी के फ़ोन में जो लास्ट कॉल थी तो एक पद्मेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति थी। पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज तहसील में प्रमोशन पाकर नायब तहसीलदार से तहसीलदार बना था।
सीडीआर में स्पष्ट हुआ कि कितनी बार, कब कब, कैसे कैसे बात की गई। पिछले 3-4 महीनों से सर्वाधिक बात उसकी पद्मेश श्रीवास्तव से ही होती थी। घटना चलती रही, अखबार अपना काम करते रहे, मीडिया थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस केस को लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब DK ठाकुर ने एक बैठक बुलाई और सभी से पूछा प्रोग्रेस रिपोर्ट। अधिकारियों ने बताया, सर ऐसी ऐसी बात है, लास्ट में इसकी बात रानीगंज प्रतापगढ़ के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से हुई। DK ठाकुर कमिश्नर साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि जाओ और उस तहसीलदार को लेकर आओ। हो सकता है कि उसके माध्यम से कोई ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना मिल जाए जो अहम हो। कमिश्नर साहब ने इतनी सख्ती से कहा कि जाइए, जिससे पहले कि वो निकल जाए या पकड़ से बाहर हो जाए, उसको पकड़ के लाइए। पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, साइबर सेल की टीम प्रतापगढ़ पहुंचती है और प्रतापगढ़ के CO और कोतवाल से बात करती है। प्रतापगढ़ के प्रशासन को साथ में लेकर पता किया जाता है कि पद्मेश श्रीवास्तव कहाँ रहते हैं। पद्मेश श्रीवास्तव के घर पे प्रातः 5 बजे पुलिस पहुंच जाती है और पद्मेश श्रीवास्तव को उसके घर से उठा लेती है और लखनऊ लेकर आती है। लखनऊ में उससे पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआती में जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसने काफ़ी हिला हवाली की, किसी भी बात को वो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुलिस ने CDR निकाली और बताया कि कब तुम्हारी कैसे बात हो रही थी, तो वो कहने लगा कि मेरी बात, उसको एक काम था, उसका एक कार्य कराना था, उस सिलसिले में किया करती थी, उसके एक रिश्तेदार का कार्य था, ये था वो था। लेकिन जब पुलिस ने काफ़ी सख्ती से पूछा, जब पुलिस ने पुलिस की तरह पूछा, तो वो सारे राज उगलने लगा। उसने बताया कि रुचि चौधरी की नीरज नाम के एक शख्स से शादी हो चुकी थी। नीरज भी पुलिस विभाग में ही कार्यरत था। नीरज इलाहाबाद में पोस्टेड था और ये लखनऊ में पोस्टेड थी। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, ये भी पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से मेरी रुचि चौधरी से मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम लोगों के अंतरंग संबंध बने। जब ये बात नीरज को पता चली कि ऐसी ऐसी बात है, इसकी बात होती है किसी से और कुछ ज़्यादा हद तक की बात होती है, तो नीरज रुचि से बात करने के जब भी बात करता था तो डांटता था कि ऐसा ठीक नहीं है। नीरज जब भी रुचि से बात करता था कि ये उचित नहीं है, ये है वो है। ये बात रुचि ने पद्मेश को बताई। पद्मेश ने रुचि चौधरी को ज्ञान दिया कि अब की फ़ोन आए तो बता देना कि दहेज एक्ट लगवा दूंगी, नौकरी से भी हाथ धोओगे और कहीं के रह भी नहीं जाओगे, जेल जाओगे अलग। नीरज को ये बात समझ भी आ गई। उसने कहा रोज की झिकझिक से बेहतर है कि क्यों ना डाइवोर्स ले लिया जाए। रुचि चौधरी भी चाहती थी कि डाइवोर्स हो। नीरज और रुचि के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। पद्मेश श्रीवास्तव और रुचि की इतनी अंतरंगता थी कि रुचि चौधरी प्रतापगढ़ जाकर जब भी छुट्टी होती थी या जब भी पद्मेश कहता था, रुचि चौधरी प्रतापगढ़ जाकर उसी के साथ उसी के क्वार्टर में रुकती थी। आज की भाषा में उसे कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप। ये दोनों काफी समय से लिव इन में रह रहे थे। ये बात धीरे धीरे पद्मेश की पत्नी प्रगति भी जान गई। जब ये बात पद्मेश की पत्नी प्रगति को पता चली तो वो अपना सामान लेकर पद्मेश के साथ ही रहने के लिए आ गई ताकि रुचि चौधरी कभी ना आ पाए।
लेकिन रुचि चौधरी अक्सर फ़ोन किया करती थी, अक्सर बात किया करती थी। कई बार फ़ोन पद्मेश की पत्नी प्रगति ही उठाया करती थी। इन दोनों में काफ़ी गाली गलौज भी होता था। इन दोनों को काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। रुचि ने कहा कि तुम्हारे पति ने ही मेरा डाइवोर्स कराया है और मैं बिना शादी के तो संभव नहीं है। ये रोज का झिकझिक। रुचि से पद्मेश की तब बात तभी हो पाती थी जब वो ड्यूटी पर होता था या ऑफिस में होता था, क्योंकि घर में प्रगति हुआ करती थी जो कलह मचाए हुए थी। कभी भी रुचि को बात होती थी या रुचि का नाम लेकर रोज उसके घर में गृह युद्ध छिड़ा करता था। धीरे धीरे स्थितियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि ये पद्मेश रुचि से इरिटेट होने लगा, उधर प्रगति से परेशान होने लगा। एक दिन यही सब चल रहा होता है। तारीख होती है 12 फरवरी। 12 फरवरी को पद्मेश एक अपने मित्र नामवर सिंह को फोन करता है कि अपनी गाड़ी लेकर आओ। नामवर सिंह अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है पद्मेश के क्वार्टर प्रतापगढ़ पे। रात के समय करीब 6-7 बजे का समय होता शाम का। पद्मेश की पत्नी प्रगति पूछती है कहाँ जा रहे हो, रात में कौन सी ऑफिस की मीटिंग है। तो पद्मेश कहता मैं तुम्हारे ही काम से जा रहा हूं। उसकी पत्नी कहती है काम पूरा करके आना। पद्मेश प्रतापगढ़ से निकलता है और 9 बजे पीजीआई के गेट पर पहुंचता है और रुचि को फ़ोन करता है कि मैं आ गया हूं, आओ आज बात करते हैं कि कैसे शादी की जाएगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। रुचि कैब से आ जाती है। रुचि चौधरी और पद्मेश गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और नामवर सिंह गाड़ी से उतर जाता है। इन दोनों की बात होने लगती है कि हम लोग शादी करेंगे, मई में करेंगे, अभी कुछ संभव नहीं है। धीरे धीरे वो अपने जाल में फंसाने का पद्मेश उस लड़की को प्रयास करने लगा। बात करते करते गाड़ी में आधा घंटे से ऊपर का समय हो जाता है। तब तक नामवर सिंह आता है 2 कप चाय लेकर। 1 कप चाय पद्मेश श्रीवास्तव को देता है, 1 कप रुचि चौधरी को। चाय पीने के 10-15 मिनट बाद ही रुचि चौधरी बेहोश हो जाती है। शायद उसमें नींद की गोलियां उसने चाय में मिला दी हों। पीजीआई के पास बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, हो सकता है वहां से दवाई खरीदी हो, या ये हो सकता है कि प्रतापगढ़ से ये लोग दवाई खरीद के लाए हों। रुचि जब बेहोश हो जाती है तो ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलती गाड़ी में उसका गला दबाकर मार देते हैं और इसी कल्ली माती नाले में उसकी लाश फेंक देते हैं। प्रगति पद्मेश श्रीवास्तव की पत्नी, नामवर सिंह पद्मेश श्रीवास्तव का सहयोगी, और पद्मेश श्रीवास्तव को पुलिस जेल भेज देती है और हत्या के जुर्म में मुकदमा दर्ज होता है। आप जब सड़कों पर निकलते हैं तब लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। यह सिर्फ सड़क पर चलने का ही नियम नहीं है, यह जीवन पर भी चलने का नियम है। कहीं हम जल्दी के चक्कर में इतना नीचे या इतना पीछे न चले जाएं कि जहां से हम वापस ही ना आ पाएं। यही इस घटना में भी हुआ। एक लड़की, उसकी कैसे निर्मम हत्या की गई। ये समाज में व्यक्ति को चेहरों से या भाषा से नहीं पहचाना जा सकता है। इस समाज में ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिनसे बचाव ही सबसे बड़ी समझदारी है। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे ऐसी ही घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।